नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल वाला एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर शाम के 8 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न लेकर के। जैसा कि आज का करंट अफेयर्स कुछ स्पेशल टॉपिक्स पर है। जी भैया, आज जो है महत्वपूर्ण प्रश्न तो कराए ही जाएंगे, लेकिन उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज आपको रैंकिंग और कुछ जो रिपोर्ट्स अलग अलग संस्थाओं द्वारा लाई जाती है उससे महत्वपूर्ण चीज़ें जो यहाँ पर आती हैं उससे संबंध में भी आपको विशेष रूप से देखने को मिलेंगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और अंतिम तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ देखिए, ये जो है करंट अफेयर्स की 11वीं क्लास है। इससे पहले अगर 10 क्लासेस नहीं देख लो, बहुत बड़ी नहीं, मुश्किल से ऑन एन एवरेज आधे घंटे की क्लास होती है। ठीक है, एक एवरेज बता रहा हूँ, तो अभी भी समय है, देख लो। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, आप देखोगे तब समझोगे क्यों मैं कह रहा हूँ, एक बार जरूर से जरूर देख लो। उसके अलावा यहाँ पर करंट अफेयर्स के उसके बाद आपको सी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर मैप प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, जो कि आपके जो है यहाँ पर अफ्रीका और अफ्रीका के बाद अब यहाँ पर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कराई जा रही है। तो ये सारी क्लासेस जो है आपको अलग अलग टाइमिंग पर चलती हैं। आइए चलिए देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों खजाने में। ये रहा पहला प्रश्न आज का आप सभी लोगों के सामने। चलिए भाई, यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। जी भैया, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए, सुबह 8:30 बजे आप लोग की यहाँ पर हिस्ट्री क्लास चलती है। ठीक है, फिर जो है 9:30 बजे आप लोग के यहाँ पर क्या सी सेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो यूपी पीसीएस वालों की। फिर 12:30 बजे यहाँ पर क्या मैप प्रैक्टिस होती है। और फिर जो है शाम को 8 बजे आप लोग की क्या होती है, यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास होती है। ठीक है, समझ के चलो। हाँ तो चलिए भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए जो इस बार का 2022 का वर्ल्ड हेल्थ डे है वो मनाया गया था कब। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपके 7 अप्रैल को मनाया गया था। और देखिए भैया, यहीं पर कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं। एक होता है आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। देखिए, जो दिमाग से संबंधित होता है वो आपका मनाया जाता है कब, 10 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए भैया समझ गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके हर साल 10 अक्टूबर। हाँ, इस बार जो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था। काफ़ी बार जो है डायरेक्ट थीम से पूछा गया है। तो इसका थीम था आवर प्लानेट आवर हेल्थ। आवर प्लानेट, ओके, आवर हेल्थ। समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, अब 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भैया जो आपके WHO है उसकी नींव पड़ी थी। ठीक है, WHO की नींव आपको 7 अप्रैल 1948 को रखी गई थी। वैश्विक आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट कहाँ पर आयोजित की गई। आयुष जानते हो ना, आपके यहाँ भारत में आयुष मंत्रालय स्थापित है, जहाँ पर आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और अब तो जो है इसमें सोवा रिगपा को भी जो है क्या, सोवा रिगपा को भी जो इसमें 2015 से इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये जो है सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, SOWARIGPA। ठीक है, सोवा रिगपा। तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, गांधीनगर। जी भैया, आपके गुजरात के गांधीनगर में जो है इसका आयोजन किया गया था। ओके, समझ गए। इसमें जो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। जी भैया, अच्छा स्वास्थ्य और सभी के लिए अच्छा हो, इस तरह से जो है यही जो है इनका मोटो था जो ये आयोजित किया जाए, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भैया लाइक करना मत भूला करें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, आप लोग के लिए इतनी अच्छी क्लास लेकर के आता हूँ लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जो बहुत ही कष्ट की बात होती है मेरे लिए, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद अगर आप लाइक नहीं करो। देखो आप एक चीज़ समझिए, यूट्यूब ने अभी भी जो है लाइक और सब्सक्राइब को फ्री रखा हुआ है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब को फ्री रखा हुआ है। उसका कारण बस एक है कि अगर आपको यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, क्योंकि आप रिचार्ज तो खुद से कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर चीज़ें आपको मिल रही हैं और आपको पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें बेतहाशा करो, जितनी बार मन के उतने चैनल को करो, और उस लाइक को तो एक ही बार कर सकते हो, लाइक करो। ठीक है, सब्सक्राइब आप उसे एक बार कर दो। तो ये चीज़ें फ्री इसीलिए रखिए, यूट्यूब भी जानता है भैया कि देखिए क्या चीज़ें करने से क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जो पढ़ने आ रहे हैं उन्हें जो है ज़रूरत है। ओस्मान सागर और हिमायत सागर झील किस शहर में स्थित है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए जवाब दीजिए।
तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया जो आपका ओस्मान सागर है, ये जो आपके पहले जो है क्या नाम है, एक राजा हुआ करते थे ओस्मान अली खान, ओस्मान अली खान हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। अब आप उम्मीद लगाइए कि ये अगर ओस्मान कहाँ के थे, तो भैया इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना कहाँ पर, हैदराबाद। कौन से भैया, हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ये आपके क्या नाम, ओस्मान सागर और हिमायत सागर झील है। और ये थोड़ा सा वहाँ का जो आप हैदराबाद का देखने जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी फेमस झील है। तो मैंने कहा कि अगर आपसे सीधा सा प्रश्न पूछ ले तो आपको भौचक्का नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा न्यूज में था तो आपको पता होना चाहिए। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का पहला प्राप्तकर्ता कौन है, बताइए। दरअसल जो वो झील था ना, आपको पता है ना कि शहरों में क्या हो रहा है, शहरों में जो भी झील हो रहे हैं, जो भी तालाब वाले एरिया हो रहे हैं, उन पर जो है क्या अतिक्रमण जैसी हालात हो जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी अतिक्रमण हो रहा था, तो उसी को लेकर के जो है ये चीज़ें की जा रही थी, ठीक है। हाँ, तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, नरेंद्र मोदी जी। जी भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अवार्ड पहले अवार्ड को पाने वाले व्यक्ति बने हैं। और आपको पता ही है ये जो है लता मंगेशकर जी की याद में बनाया गया है। इन्हीं को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, स्वरों की कोकिला भी कहा जाता है इन्हें। और इन्होंने 5000 से अधिक गानों में सोचो गाना गाया हुआ, और 36 से ज़्यादा इन्होंने लोकल भाषाओं में भी गाना गाया हुआ है। 5000 कितने, 5000, सोचो 5000 गाना गाना कोई मामूली बात है यार। मेरे हिसाब से 5000 गाना अगर आप गा रहे हैं तो सोचिए। और खैर लंबी जी थी, 92 साल की उम्र में, और बहुत दिनों तक भी इनकी आवाज़ में जो जादू था भाई क्या बताएं। इन्होंने ही गाया है कि चुरा लिया है तुमने जो दिल को, इन्हीं का गाना था। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आप लोग की स्क्रीन पर, बताइए सड़क दुर्घटनाओं को लिए ई-दार पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है, बताइए। जी भैया इसमें क्या होगा कि अगर जो है किसी की मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो जो है इस पोर्टल पर सारी चीज़ें रख दी जाएंगी, जिससे भविष्य में पुलिस जो है इसका प्रयोग कर सकता है। या फिर जो क्या नाम है बीमा वालों को ज़रूरत होती है, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, गाड़ी का बीमा होता है, आदमी का बीमा होता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो इसका सही जवाब क्या है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है इस पोर्टल की, जिसमें आपको एक्सीडेंट के बारे में चीज़ें बताई जाएंगी, जिससे आपको इन्वेस्टिगेशन हो या फिर क्या इन सारी से बीमा संबंधित चीज़ें तो आपको तुरंत का तुरंत पता लग जाएगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा किया गया है, किससे संबंधित और नाम क्या है, ओके। विश्व पुस्तक राजधानी 2022 इस बार किस देश के शहर को घोषित किया गया है, बताइए। इस बार किस शहर को घोषित किया गया है, बताइए दोस्तों। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, मैक्सिको की एक सिटी है। जी भैया मैक्सिको देश का एक सिटी है, उसका नाम क्या है, मैक्सिको सिटी। उसका नाम है ग्वादालाजरा, ठीक है, GUADALAJRA, क्या ग्वादालाजरा जो है इसका जो है ये मैक्सिको की ही एक सिटी है। उसे बेसिकली वहाँ तो इसे मेहिको कहते हैं, लेकिन हम लोग इसे जिस तरह से पढ़ते हैं, हम लोग के जो बोलने का तरीका उसे हम लोग मैक्सिको ही कहते हैं। इसलिए आप लोग जब भी इंडिया में पढ़ते हैं तो इसे मैक्सिको ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इस बार का थीम पूछा जाए क्या था कि जो है क्या नाम है, वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे का, ठीक है। और ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी जान लेना। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आपके हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार तो ये था रीड सो यू नेवर फील लो। देखिए ये कितनी सही बात की, रीड सो यू नेवर फील लो। जो लोग यहाँ पर अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं वो पेपर को लेकर के कभी भी क्या लो फील नहीं करते, ठीक है। तो ये बात वही है कि जो एक बार अच्छे से पढ़ता है तो उसे क्या होता है, उससे कभी भी लो फील करने का मतलब क्या है कि आप अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। चलो इसीलिए एकदम महत्वपूर्ण क्लासेज लेकर के आ रहा हूँ, काश आप लोग जो इसको अच्छे समझ सके। मंदिरों के लाइव प्रसारण के लिए शुरू किया गया उत्सव पोर्टल, ठीक है, उत्सव पोर्टल होगा यहाँ नीचे, किस मंत्रालय से संबंधित है, बताइए।
USO पोर्टल भैया किस मंत्रालय से संबंधित है बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, पर्यटन मंत्रालय। जी भैया पर्यटन मंत्रालय, देखिए इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद ये है कि जैसे जो भी आदमी दर्शन करना चाहता है वो लाइव दर्शन बैठ करके यहाँ से कर सकता है, ठीक है। जैसे आप लोग इतना दूर बैठे किसी से वीडियो चैट कर लेते हैं, और आजकल वीडियो चैट जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को ज़िंदा रखा हुआ है, तो कुछ उसी तरह जो है आप दूर से भगवान का भी दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी का सही क्या है यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय, ठीक है। और इसका इन्होंने फॉर्म ऑफ लाइव दर्शन, मतलब लाइव दर्शन का एक तरीका जो है उन्होंने खुद बताया भी है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला मेड इन अरे यार, भारत का पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट डॉर्नियर 228 का निर्माण किसने किया है। ये भैया देखिए असलियत ये है कि भारत में जो है एयरक्राफ्ट जो है उस हिसाब से नहीं बनते हैं, ठीक है। तो बताइए किसने जो है इसका निर्माण किया। इसका निर्माण ऐसा नहीं है कि भारत ने अकेले के लिए, नहीं भाई, इसके लिए उसने सहायता भी ली है, ठीक है। और ये बहुत से कामों में मल्टीपर्पज़ है। ये कैसा भैया, मल्टीपर्पज़ है, ओके। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, HAL, जी भैया हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। इसने जो है क्या नाम है, और बाद में इसका नाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट भी रखा जाएगा, जो ये है इसका नामकरण भी सोच लिया गया, इसका नामकरण रखा जाएगा क्या, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट रखा जाएगा, ओके। और HAL ने जो है इसे बनाया है। ये जर्मन की एक फर्म थी, जर्मन समझते हो ना, जर्मनी की एक फर्म थी, उसने जो है कुछ टेक्नोलॉजी को जो है HAL को दिया था, तो उसकी सहायता से HAL ने, इन दोनों ने मिल करके इसका क्या निर्माण किया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमारे यहाँ पे जैसे सामान्यता जो है नागरिक सिविल एविएशन के लिए क्या नाम एयरक्राफ्ट नहीं बनाया गया। जी भैया जैसे आप लोग राफेल सुन रहे हैं कि सर राफेल भी तो इंडिया में बनने जा रहा है, वो ठीक है, लेकिन वो सब लड़ाकू विमान है, यहाँ सामान्य विमान की बात हो रही थी, ठीक है। बात समझना दोनों में। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए राज्य ऊर्जा और क्लाइमेट इंडेक्स में कौन सा राज्य बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा, चलिए बताइए। ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, क्या है, राज्य ऊर्जा और क्लाइमेट इंडेक्स, ठीक है। राज्य ऊर्जा और क्लाइमेट इंडेक्स में कौन सा राज्य बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, जी भैया शीर्ष स्थान बड़े राज्यों में। दरअसल देखिए जब ये रिपोर्ट्स आती है ना, तो नीति आयोग ने दरअसल भारत के राज्यों को मुख्यतः तो ऐसे 3 राज्यों में कम से कम डिवाइड किया हुआ है। एक वो जो बड़े राज्य है, एक वे जो क्या कहते हैं जो पहाड़ी एरिया जैसे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हो गए या जो पहाड़ पर बसे राज्य, एक वो जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं। तो बेसिकली वो 3 भागों में जो है मेजर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और जो हिमालयन स्टेट्स है, ठीक है। ऐसे जो है 3 जो है कैटेगरी में डिवाइड करता है। तो मेजर स्टेट्स माने जो बड़े शहर, बड़े राज्य हैं, जैसे आपका यूपी हो गया, आपका बिहार भी बड़े राज्यों में आता है, झारखंड भी बड़े राज्यों में आता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर जो है बड़े राज्यों में टॉप पर कौन सा है भैया, गुजरात। गुजरात जो है यहाँ पर बड़े राज्यों में टॉप पर आया है। और गुजरात के बाद बड़े राज्यों में फिर केरला, और जो है क्या पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे नंबर केरला, और तीसरे नंबर पर जो है पंजाब आया है। कौन से राज्य ऊर्जा और क्लाइमेट इंडेक्स में, ठीक है। और देखो छोटे राज्यों में मैंने कहा ना कम से कम 3 होता है। अब इसमें छोटे राज्यों का भी एक अलग से होता है, उसमें जो है गोवा ने, जी भैया छोटे राज्यों में गोवा ने टॉप किया है, उसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर है, ठीक है, छोटे राज्यों में, ओके। और यूनियन टेरिटरीज में आपके चंडीगढ़ ने, जी भैया यूनियन टेरिटरीज में आपके चंडीगढ़ ने जो है टॉप किया है, समझ गए, क्लियर। तो यहाँ पर जो ये 3 रैंकिंग इन लोगों ने बनाई हुई है वो इस प्रकार है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि 100वां अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव दिवस किस जगह मनाया गया, चलिए बताइए। 100वां अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव दिवस किस जगह मनाया गया, जवाब दो भैया। और क्लास फिर से कह रहा हूँ अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दिया करें भैया। देखिए क्योंकि मैं यहाँ पर कोई जल्दबाजी में नहीं बल्कि एक नियत समय में इतना भी आराम से नहीं पढ़ाता हूँ कि आपको समझ में ना आए, लेकिन हाँ इतनी जल्दबाजी नहीं करता हूँ कि आपको चीज़ें पढ़ लें और समझ में ना आए तो वही फ़ायदा ना हो आपके पढ़ने का। ये दोनों चीज़ों का मैं जो है हमेशा ध्यान रखता हूँ, ठीक है। चलिए तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, कहाँ पर भैया, नई दिल्ली में। देखिए आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोऑपरेटिव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये 100वां अंतर्राष्ट्रीय जो है कोऑपरेटिव दिवस था, ठीक है, जो न्यू दिल्ली मनाया गया। और आपके भारत में कोऑपरेटिव के मंत्री कौन है, जी भैया आपके होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी, वही इसके क्या है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, अगर भारत में पूछा जाए, देखो एक चीज़ और जान लो इसके बारे में अगले प्रश्न पहले, कि वैसे विश्व में जो है करीब 300 से ज़्यादा बड़े जो है बड़े स्तर पर कोऑपरेटिव हैं। और भारत से 3 कोऑपरेटिव ऐसे हैं जिनका विश्व भर में जो है काफ़ी अच्छा स्थान है इन बड़े कोऑपरेटिव में। एक तो आपका जो है अमूल आता है, ये आपसे पूछ सकता है, जो विश्व के 3 में है, क्योंकि पूछ सकता है कौन सा नहीं है इन चारों में से, तो आपको पता होना चाहिए। अमूल, इफ़को और क्रिवको। क्रिवको आप जानते हो, KRIBHCO, ये जो है ये भी कृषि संबंधित है, ये भी कृषि से। और अमूल आप लोग जानते हैं दूध बनाने के, ये सभी क्या है, कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है वर्ल्ड स्तर पर जो है इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में जो है या बड़े कोऑपरेटिव्स में स्थान रखती हैं भारत से, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इस बार का थीम क्या था, इस बार का थीम था, थोड़ा बड़ा है समझना, थीम था मतलब सेल्फ रिलायंट भारत को बनाना और क्या, एक अच्छे विश्व का निर्माण करना, ठीक है। मतलब कोऑपरेटिव्स के द्वारा, ठीक है, कोऑपरेटिव्स के द्वारा एक सेल्फ रिलायंट, मतलब क्या कहते हैं, सेल्फ रिलायंट मतलब क्या है, जो अपने आप पर निर्भर करे, ठीक है, आत्मनिर्भर कह सकते हैं हिसाब से। मतलब कोऑपरेटिव के द्वारा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना और क्या कहते हैं, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना, समझ गए। ये इसका थीम था, लिख लिए आप लोग, मैंने इसीलिए 3 बार बताया और दोनों भाषाओं में बताया कि आप समझ जाएं। लिखने में बहुत बड़ा था इसलिए मैंने कहा बोल देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के अनुसार राइट टू बी फॉरगॉटन किस अनुच्छेद के अंतर लाया गया, बताइए। राइट टू बी फॉरगॉटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया, बताइए। तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर किया, आर्टिकल 21, आपको पता है आर्टिकल 21 जो है बहुत सारी चीज़ों का हिसाब से कहते हैं, ऐसा आर्टिकल है जहाँ पर आपके चीज़ें जहाँ आपको कहीं पर भी दिखती हुई नहीं मिलती हैं वो यहीं पर आ जाती है, क्योंकि राइट टू लाइफ इसी में है, राइट टू प्राइवेसी भी इसी में है, तो राइट टू बी फॉरगॉटन। अब राइट टू फॉरगॉटन क्या है समझिए। इसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दरअसल कुछ एक कपल थे, कपल ने कहा कि इस वेबसाइट ने हमारे द्वारा ली गई जानकारी तो ले ली, लेकिन बाद में उसे हटाया नहीं। इससे जो है सोशली और अन्य तरीक़ों से हमारा जो है क्या मजाक बन रहा है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी प्राइवेसी और ये हमारे स्टेटस के लिए अच्छा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको आदेश दिया कि भैया आप जो है इसको क्यों नहीं हटा रहे जबकि चीज़ें हो चुकी हैं। तो राइट टू फॉरगॉटन वही चीज़ है कि देखिए अगर आपने उस चीज़ से किसी चीज़ से जो है डाटा लिया है, उस डाटा के काम हो जाने के बाद आपको उस चीज़ों को हटा देना चाहिए ख़त्म हो जाने के बाद, ठीक है। और ये जो है अगली पार्टी को आपको बताना भी चाहिए। कई देशों में इस तरह के नियम है भैया, जैसे आपके यूरोपियन यूनियन में नियम है और यूएसए में अभी आया नहीं है लेकिन वहाँ सपोर्ट इसको बहुत मिलता है। रसिया में भी जो इसी तरह की कुछ नियम जो है लाए गए हैं, समझ रहे हैं, तो ये ज़रूरी है, मैं तो मानूंगा। और फ्रांस में इसी को राइट टू ऑब्लिवियन के नाम से जानते हैं, ठीक है, राइट टू ऑब्लिवियन, जैसे राइट टू बी फॉरगॉटन जैसे राइट टू ऑब्लिवियन के नाम से वहाँ पर इसे जाना जाता है फ्रांस में, ठीक है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं भैया। आखिर भैया सोशल साइट क्या चीज़ है, क्या आज देखिए नेट क्या कहते हैं, इंटरनेट जितना अच्छा उतना बुरा भी है ना। आपके छोटे बच्चों पर कितना गलत असर डाल सकता है दूसरे तरीके से, आपको ही पता है, इसलिए बच्चों के लिए भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। चलिए मॉडल किराएदार ई कानून को हाल ही में कितने राज्यों ने जो है मंजूरी दी है, बताइए। बेसिकली यहाँ पर ये ई नहीं होगा, मॉडल किराएदारी कानून को, माफ़ करिएगा ई यहाँ गलत पे लिखो ना, किराएदारी कानून को। देखिए ये कानून है क्या, इस कानून में दरअसल केंद्र सरकार ने ये बताया है कि जैसे क्या होता है, आप लोग यहाँ पर इंडिया में क्या होता है कि जब सेंसस हुआ था जी, जनगणना जब हुई थी, उसमें यह पाया गया था 2011 के जनगणना में कि करीब 1.1 करोड़ घर ऐसे हैं जो कि क्या खाली पड़े हैं।
अब देखो ये घर खाली पड़े, ठीक है, मतलब ये क्या होता है, जैसे जिनका पैसा होता है वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका समझते हैं कि ज़रूरत पड़ेगा बेच के हम अपना काम कर लेंगे, तो ये खरीद के रख ले। तो इससे ऐसे करीब 1.1 करोड़ घर जो है खाली थे 2011 की जनगणना में। तो क्या होता है, इसे किराएदारी, अगर किराएदारों को दे दोगे जो भी अपना कम ज़्यादा पे, उससे क्या होगा, उनको छत मिल जाएगी, उनका भी भला आपका भी भला। तो लेकिन इसके लिए क्या सख्त कानून होने चाहिए ना, तभी लोग उत्साहित होंगे ना कि जो है चलो किराए पे दे दे, अगर वो कुछ हमारे साथ गलत करेगा तो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है केंद्र सरकार ने मॉडल किराएदारी कानून लाया था, और इसे जो है कई राज्यों ने अभी लागू नहीं किया। सबसे पहला राज्य जो था जम्मू एंड कश्मीर, जिसने इसे लागू किया था। उसका अभी हाल ही में जो है 4 अन्य राज्यों ने, जी भैया 4 अन्य राज्यों ने भी इसको लेकर के जो है अपने यहाँ पे इसी के आधार पर अब कुछ कानून बनाए। देखिए क्या होता है, जो मकान संबंधी चीज़ है ये केंद्र नहीं बल्कि राज्य का सब्जेक्ट होता है। किसका? राज्य का सब्जेक्ट होता है। इस पर कानून जो है राज्य बनाने का अधिकार रखता है। तो इसीलिए जो है केंद्र सरकार ने नियम बना करके एक गाइडलाइन तैयार कर दी कि आप ऐसा कुछ करिए। फिर राज्य जो है अपने अपने आधार पर उसके तहत उसमें क्या उन राज्यों के लिए सही है क्या सही नहीं, उस तरीके का कानून अपने यहाँ लागू कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल 4 राज्यों ने और किया, एक पहले। तो टोटल वैसे आप लोग को 4 जो है अभी हाल ही में, क्योंकि हाल ही में पूछा, तो 4 हाल ही ने अभी इसको जो है मंजूरी दी है। वो 4 राज्य आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम है, ठीक है डियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है? जी भैया दरअसल ये एक संगठन है, जैसे क्वाड है, ये से तमाम तरह के संगठन है, वैसे ही ये भी एक संगठन है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ईरान। जी भैया देखिए I2 का मतलब यहाँ पर क्या है, इजराइल एंड इंडिया है, ठीक है, इजराइल एंड इंडिया है। और U2 का मतलब क्या है, U2 का मतलब है UAE और USA, समझ गए, ये होता है। तो ये भूलना मत, आप लोग को भूलना मत, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, गलत मत कर देना, वरना अच्छा खासा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर दो फिर दिक्कत आ जाए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसे हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में क्या CPEC कहते हैं, ठीक है, CPEC। इस कॉरिडोर में कौन सा तीसरा देश शामिल होगा? अभी हाल ही में दरअसल चाइना और उस देश ने मिलकर ये कहा है कि हम इस देश को भी अपने इस कॉरिडोर में शामिल करने की सोच रहे हैं। और सोच क्या रहे हैं, वहाँ तक भी काम लगभग चल रहा है। ये लोग ऐसे नहीं बोलते भाई, ये लोग कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है और बहुत हद तक काम हो भी चुका होता है। उसका सही जवाब है जी भैया, वो आपके पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, क्या है, अफ़गानिस्तान। क्योंकि अफ़गानिस्तान में पता है कि अब जो है नया तालिबान शासन है, और तालिबान जो है बहुत हद तक पाकिस्तान से एक अपना संबंध भी रखता है, क्योंकि आतंकवाद को जो पनाह मिली है पाकिस्तान में, वो अफ़गानिस्तान जो है उस क्या कहते हैं, आतंक के पनाह का ही बहुत बड़ा आज दंश झेल रहा है। क्योंकि जो तालिबान है वो आतंकवादी संगठन ही तो हैं, और क्या है, ओके। और इससे क्या होगा ना, देखिए जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से ग्वादर से होते हुए आपका जो है पूरा ये क्या नाम है, आपके उत्तरी भारत के जम्मू कश्मीर रीजन से होते हुए ये जो है चाइना तक जो ये कॉरिडोर जा रहा है। इसमें जो चाइना क्या नाम है, अफ़गानिस्तान जो है बगल में, जैसे अफ़गानिस्तान का संबंध तो सी से है नहीं, समुद्र से, तो इसमें जोड़ने से क्या होगा ना, इससे वो जो रास्ता है उससे वैश्विक स्तर पर और ज़्यादा पहचान मिल जाएगी। हर चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं ना हमेशा अपने मुनाफे के लिए नहीं, कभी कभी घाटा सहकर भी काम करोगे ना, भविष्य में बहुत बड़ा मुनाफा दे जाता है, क्योंकि उससे जो आपकी छवि और जो चीज़ें दिखती हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस देश से भारत आयात करेगा? बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है भैया, तो एकदम रटा होना चाहिए कि किस देश से। दरअसल अभी न्यूज में बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, बिना किसी शक के पता होना चाहिए, मतलब डाउट नहीं होना, जैसे कोई बोले तुरंत मत अच्छा ये था, हाँ ये। दरअसल इसे जो है केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ एक अन्य देश था, वो उसका नाम क्या था, तुर्की। अब तो उसे तुर्की पढ़ते, पहले तुर्की पढ़ते थे, तो तुर्की भी जो है उसी देश से ले रहा था। इसका सही जवाब क्या है, रूस। जी भैया रूस जो है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ये भारत को देगा।
और इसमें क्या होता है ना, इसमें जितनी भी तरह के अगर जो है हवा से जो है क्या कहता है हवाई फायर किए जाएंगे आपके देश पर, तो ये जो है उन मिसाइल्स को हवा पे ही मार गिरा देगा। तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही ज़रूरी और एकदम रट्टा मारने वाला प्रश्न है ये। रट्टा इसमें क्या मारोगे, दो ही चीज़ पूछेगा कि किस देश से लिया जा रहा है और किस तरह का मिसाइल है, बस मतलब मिसाइल सिस्टम है, और कुछ नहीं पूछेगा बस। ठीक है। वित्त आयोग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संबंधी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में प्रथम स्थान हासिल किया है। मैंने कहा ना भैया कि आपको बहुत ढेरों सारे यार जो है रैंकिंग और रिपोर्ट संबंधी प्रश्न मिलेंगे, तो आप देखा करिए कैसे मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संबंधी रिपोर्ट करा। ईज देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, जो फाइनेंस वित्त आयोग मैंने लिख दिया, अरे यार वित्त मंत्रालय होगा, आयोग नहीं बनाता कोई भैया रिपोर्ट, माफ़ करेगा, वित्त मंत्रालय रिपोर्ट बनाते हैं। ये देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, वित्त मंत्रालय जो है बनाता है, ठीक है, आयोग नहीं बनाता, सॉरी। तो भैया इसके अंतर्गत देखिए इनका जो है पाँचवा आकलन रिपोर्ट इन्होंने तैयार किया था। इस रिपोर्ट को जो है इन्होंने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसे BRAP 2020 के अंतर्गत इन्होंने जो है तैयार किया था। ठीक है, उसमें जो है इन्होंने ये बताया था कि देखिए ये राज्य है जो आपके क्या है, आपके अच्छे से काम करते हैं। इन्होंने 4 सेक्टर में सबको बांटा था पूरे राज्यों को। एक तो बांटा है टॉप अचीवर्स, फिर बांटा है अचीवर्स, फिर बांटा है एस्पायर्स, और फिर बांटा है इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम, मतलब जो अभी कुछ अच्छा करने के लिए उठ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टॉप अचीवर्स में जो प्रथम स्थान हासिल किया उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो द्वितीय स्थान हासिल किया उसका नाम है गुजरात। ठीक है, गुजरात, और तीसरे पर है आपके तेलंगाना। ठीक है, और वहीं अगर पूछा जाए अचीवर्स में, तो अचीवर्स में आपका हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया। ठीक है, ये तो हो गए टॉप अचीवर्स जो मतलब सबसे अच्छा कर रहे हैं। एक है जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट है, और एक है भैया जो आकांक्षी है, तो उसमें असम ने, जी भैया असम ने एस्पायर्स और आकांक्षी में प्रथम स्थान हासिल किया। और जो इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम, मतलब जहाँ पर इस तरह की इकोसिस्टम, इस तरह के वातावरण को बनाया जा रहा है, उनकी लिस्ट में आपके अंडमान एवं निकोबार ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया। इसके बाद सोचो बिहार है, मतलब उससे भी ऐसे ही होता है भैया। ठीक है, काफ़ी बिहार, छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये होता है। एक मिनट माफ़ करेगा, बिहार के बाद चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ नहीं चंडीगढ़ है, शायद मेरे मुंह से गलती से छत्तीसगढ़ निकल गया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। G7 समिट किस देश में आयोजित किया गया, चलिए बताइए भैया। बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, G7 समिट आपको पता है ना, इसमें जो महत्वपूर्ण 7 इकोनॉमी देश हैं जो विश्व की जो बहुत बड़ा अपना स्थान रखते हैं, तो उनका जो है एक समिट हुआ था, उसमें हमारे मोदी जी जो है शामिल हुए थे, और उन्होंने जो है भाषण में एनर्जी पॉवर्टी की बात की थी, मतलब ऊर्जा गरीबी पर बात किया था। इसलिए ये टर्म थोड़ा सा चर्चा में रहा था कि ऊर्जा गरीबी भी जैसा शब्द, तो इसीलिए जो है ये हो सकता है प्रश्न पूछा था। इसका सही जवाब क्या है, जर्मनी। जी भाई ये आपके जो है जर्मनी में आयोजित किया गया था। ठीक है, जर्मनी में जो है ये आयोजित किया गया था। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, चलिए बताइए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। गलत क्या है बताओ, इन चारों में से गलत क्या है बताइए। भारत के संबंध में है, आपको पता होना चाहिए, और ये लेटेस्ट चीज़ें, ये जो डाटा है ये लेटेस्ट डाटा है, तो लेटेस्ट डाटा के आधार पर बताइए कौन सा यहाँ पर जो है सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, चलो भैया फटाफट बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो क्या जो है भारत मसालों के उत्पादन और निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? क्या भारत दूध और दाल के उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान रखता है? क्या भारत विश्व में फल और सब्जी के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है? भारत मोटे अनाज के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। तो यहाँ पर जो गलत है वो बी है भैया, ये द्वितीय नहीं, ये प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर कौन सा, ये प्रथम स्थान रखता है। भारत दरअसल इस साल जो मतलब लेटेस्ट डाटा आया था 2019 का, उसके अनुसार भारत जो है दूध के और क्या नाम है दाल के और जूट के, दूध दाल और जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। बाकी मसालों के उत्पादन और निर्यात में रखता है। बाकी जो है फल और सब्जी में द्वितीय, और मोटे अनाज से सेरेल्स कहते हैं उसमें क्या है भैया आपका तृतीय स्थान रखता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कितना अच्छा प्रश्न था, याद है। चलो, कॉफ़ी उत्पादन को लेकर बताओ कौन सा कथन असत्य है। कॉफ़ी उत्पादन को लेकर बताओ कौन सा कथन असत्य है, जवाब दीजिए। चलिए एक बार पढ़िए ध्यान से, कौन सा कथन असत्य है बताइए। इन चारों में से बताइए कौन सा कथन असत्य है, जवाब दीजिए। कॉफ़ी उत्पादन, भारत में सबसे अधिक अरबिका कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन था। 2022 में कॉफ़ी के उत्पादन में 15% की तेज़ी आई। 2021-22 में कॉफ़ी के निर्यात में 42% की उछाल देखी गई। चलो बताओ भैया कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या पहला ही जवाब दिया, देखिए हमारे यहाँ पर अरबिका नहीं जबकि रोबस्टा एक कॉफ़ी है। जी भैया, रोबस्टा। हमारे इंडिया में दो ही तरह की कॉफ़ी का उत्पादन होता है, एक अरबिका एक रोबस्टा। तो रोबस्टा का जो है हमारे पूरे भारत में उत्पादन का 72% हिस्सा है। कौन से पूरे उत्पादन का 72%। और सबसे ज़्यादा अकेले कर्नाटक में पूरी कॉफ़ी उत्पादन का 73% उत्पादन अकेले कहाँ होता है भैया, सॉरी 70% उत्पादन केवल कर्नाटक में होता है। उसका दूसरे नंबर पर आपका केरला आता है। ठीक है, तो उत्पादन में आप समझ जाइए। और हाँ, उत्पादन में भी हमारे यहाँ 15% की तेज़ी आई थी और निर्यात में 42% की तेज़ी देखी गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला राज्य है। कौन सा वह राज्य है जो भारत में सबसे अधिक जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त कर रहा है। आप जानते हैं ना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है। दरअसल भारत में अगर किस देश से सबसे अधिक आपके यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा है तो उसमें सबसे पहले स्थान पर सिंगापुर है। ठीक है, ये जो अन्य देशों से भारत में आ रहा है तो किस देश से सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो वो सिंगापुर, यूएसए और मॉरिशस। ठीक है, ये तीन है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है हम लोगों को क्या आ रहा है भैया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा है। और किन राज्यों में सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो उनमें सबसे ज़्यादा आ रहा है आपके कर्नाटका में, फिर आपके आ रहा है महाराष्ट्र में, फिर आपके आ रहा है दिल्ली में। ठीक है, तो ये तीन जो है टॉप 3 जो है राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा है। और अगर पूछा जाए किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, उसके बाद सर्विस सेक्टर में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ रहा है। इससे ज़्यादा प्रश्न आपके इसके संबंध में नहीं पूछ सकता, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2021 के स्टार्टअप सहायता प्रदान करने के अनुसार कौन सा राज्य बेस्ट परफॉर्मर्स रहा। चलो बताओ भैया, 2021 के जो स्टार्टअप, जिससे राज्यों को क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे स्टार्टअप हो रहा है, स्टार्टअप इंडिया आपको पता है, हमारे यहाँ पर एक मुहिम भी चलाई गई है 2015 से। ठीक है, तो उसी में पूछ रहा है कि स्टार्टअप को लेकर के कौन सा राज्य है जिसने सबसे अच्छे तरीके से जो है सभी को ये चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं। ये जो रैंकिंग 2018 से सभी राज्यों को देने का काम जो है शुरू किया गया है, तो इसका पूछा जाए भैया कौन सा जो है पहले स्थान पर था, तो इसमें देखिए दरअसल 4 रैंकिंग बनाए गए थे। एक था बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मर। एक था उसके बाद जो है आपके टॉप परफॉर्मर। एक था उसके बाद आपके कौन सा लीडर्स। फिर था आपका क्या एस्पायरिंग लीडर्स। और उसके बाद एक अंतिम में था इमर्जिंग इकोसिस्टम। ठीक है, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। मतलब यहाँ पर चीज़ें अभी जो है ऐसी उठना चालू हुई हैं। होता नहीं है कि अभी आप सो के उठे हैं, ये है कि अभी भैया सो के उठ गए या ब्रश कर रहे हैं। ये भैया ब्रश कर लिए, अब नहाने जा रहे हैं। ये भैया नहा लिए हैं, अब जो है क्या करने जा रहे हैं, अब जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। और ये है भैया कि काम चालू कर दिया है। बात समझ लो कि मैंने पूरा आपको सिस्टम ही बता दिया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका क्या गुजरात जवाब दिया, जी भैया बेस्ट परफॉर्मर में गुजरात और कर्नाटका रहे हैं। गुजरात और कर्नाटका आपके बेस्ट परफॉर्मर में रहे हैं। जबकि टॉप परफॉर्मर में आपके कौन कौन से रहे हैं, तो टॉप परफॉर्मर में आपके तेलंगाना रहे हैं, उड़ीसा रहे हैं, महाराष्ट्र रहे हैं और जो है केरला रहे हैं। तो ये 4 रहे हैं। ठीक है, आपका अगर यूपी पूछा जाए तो यूपी भैया अभी आपका जो है उसमें क्या नाम है, लीडर्स वाले में। यूपी अभी आपका लीडर्स वाले में, अभी ये नेता ही बने हैं, अभी आगे नहीं बन पाए। चलिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में, जी भैया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स समझ रहे हो ना, जहाँ पर मतलब यहाँ पर जो है चीज़ों को लेकर के एक सबको सुविधा दी जा रही है। ठीक है, नवाचार को लेकर के। ठीक है,
ये तीसरा, और इसे जो है नीति आयोग द्वारा जो है इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो चलिए भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, इसमें भी देखिए अलग अलग राज्य, देखिए मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग राज्यों में इसमें मेजर स्टेट्स हैं और वो फिर हिली राज्य हैं जो मतलब पहाड़ी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, फिर उसके बाद क्या यूटीज जो मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं उनको अलग से किया गया है। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो महत्वपूर्ण राज्यों में यहाँ पर जो है कर्नाटका, जी भैया कर्नाटका ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। ओके, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपको पता है कि विश्व में जो 2021 में रिपोर्ट आई थी, विश्व में जो 2021 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो जारी करता है, कौन सा, WIPO जो आपका पता है ना, वर्ल्ड बैंक का महत्वपूर्ण एक जो है संस्था है, उसके अनुसार 2021 में भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वां स्थान था। ये भी आपको पता होना चाहिए। यही लेटेस्ट है डियर, यही 2021 ही लेटेस्ट है आपके 2023 के पेपर के लिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा बंदरगाह पहला 100% भारत का लैंडलॉर्ड, ठीक है, महत्वपूर्ण बंदरगाह बना? बताए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत का लैंडलॉर्ड महत्वपूर्ण बंदरगाह क्या है, आप आइए समझते हैं थोड़ा। अच्छा एक मिनट रुको, ये ऑप्शन जो नहीं दिख रहा मैं पहले ऑप्शन बता दूं। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, अब आप जानो लैंडलॉर्ड पोर्ट का मतलब क्या हुआ। लैंडलॉर्ड पोर्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए रेगुलेशन यानी कि जो है किस हिसाब से चीज़ों को करना है, ये जो है आपकी सरकारी होंगे, ठीक है। लेकिन जो सारे काम किए जाएंगे, मतलब जो पूरी चीज़ें वर्क की जाएंगी, वो जो है मतलब जो पूरा ऑपरेशन होगा वो प्राइवेट पार्टी द्वारा किया जाएगा, ठीक है, वो प्राइवेट पार्टी द्वारा किया जाएगा। समझ गए, ये चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। तो इसका सही जवाब क्या है भैया, आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये जो है फाइनली भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का जो है मिला जुला रूप देखने को मिलता है, और मैंने आपको चीज़ें ऑलरेडी बता दी, ठीक है। ये नवी मुंबई जो आप देख रहे हो वहीं पर 1989 में बना हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है भैया, आपके मतलब जो भी इंडिया में कार्गो आता है उसका लगभग 50% जो है यहीं से आता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। सोचो बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कृषि जनसंख्या की गणना कितने वर्ष बाद होती है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कितने वर्षों के बाद भैया ये कृषि जनसंख्या की गणना होती है। इसके बाद भैया आखिरी प्रश्न होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आखिरी प्रश्न होने वाला है, क्योंकि 40 मिनट ज़्यादा मैं क्लास लेता नहीं, डेली क्लासेज होती है भैया। 8 बजे आप लोग आ जाया करो ना, क्यों परेशान हो। तो जरूरी थोड़ी ना कि एक ही दिन 3 घंटा पढ़ के एक दिन ना पढ़ो, रोज़ देखो। अच्छी तैयारी पता है क्या होती है, अच्छी और सॉलिड और इफ़ेक्टिव। एक दिन 3 घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, ये जो है आदमी को बस केवल एग्ज़ाम में जो है अंतिम में पढ़ना चाहिए। बाकी अगर अच्छी पढ़ाई करनी हो ना, तो उसके लिए रोज़ आपको कम से कम कोई भी क्लास 40-45 मिनट की देखो बढ़िया से, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। और 3 घंटा अगर आप बैठ गए ना कॉन्टीन्यूसली, आप 3 घंटे कोई भी चीज़ पढ़ने बैठोगे ना, तो मुश्किल से आप 1 घंटे जो पढ़ोगे वही इफेक्टिव होगा। उसके बाद चीज़ें आपको बस ज़बरदस्ती आप पढ़ रहे हो, तो आप 1 घंटे ज़्यादा क्लास ले भी नहीं सकते अगर दिल से आप बैठ के पढ़ने बैठो। उसके बाद आपको सामने चीज़ें चलेंगी तो, लेकिन आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, फिर आप इरिटेट हो गए, अरे यार ये मैं समझ में क्यों नहीं आता, सर सही नहीं समझा रहे हैं, ये चीज़ें होंगी। इसलिए मैं वो लंबी क्लासेस नहीं ले करके आता। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 5 साल जवाब दिया है, जी भैया देखिए हमारे भारत में जो है कृषि जनसंख्या की गणना भी होती है, जी भैया उसे कहते हैं एग्रीकल्चर सेंसस। और जो है 11वां, जी भैया 11वां एग्रीकल्चर सेंसस, ये कहा जा रहा है कि 2021-22 कब 2021-22 में जो है आपका ये 11वां एग्रीकल्चर सेंसस यानी जनगणना भी जो है तय किया गया। ओके, तो ये भारत का 11वां कृषि जनसंख्या गणना होने वाला है, जो हर 5 साल पर कराया जाता है। 10वां आपका 2015-16 में हुआ था। कब 2015-16 में हुआ था। क्लियर डियर। चलो आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए क्या होगा। शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक के अनुसार कौन से राज्य में सबसे अधिक शुष्कता से पीड़ित जिले हैं। शुष्कता मतलब क्या होता है, एरिडिटी। एरिडिटी इंग्लिश में कहते हैं, शुष्कता उसे क्या कहते हैं हिंदी में। मतलब वहाँ पर क्या होता है,
ज्योग्राफी पढ़े हो, हेरिडिटी समझ रहे हो ना, चलो बताओ। तो कौन सा भैया राज्य सबसे ज़्यादा, किस राज्य में सबसे ज़्यादा शुष्कता से पीड़ित जिले हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? अच्छा, आपके पहले ऑप्शंस तो मैं दिखा दूं, वरना वो कैसे आप लोग जवाब दोगे। चलो बताओ भैया, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, बताइए कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा जो है शुष्कता से संबंधित देखी गई है? तो इसका सही जवाब जितने लोगों ने क्या दिया है जी भैया, सुनकर एक बार चौंक जाएंगे। उसका सही जवाब क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भैया पहले स्थान पर है और बिहार आपका दूसरे स्थान पर है इसको शुष्कता से पीड़ित जो है राज्यों में, ठीक है, समझ गए। अब देखो, आप कहोगे सर इसका मतलब क्या? इसमें ये है ना कि देखिए ये चीज़ें जो है यहाँ पर आपकी जो खेती करने के लिए भूमि है वहाँ पर जो है शुष्कता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप जान रहे हो कि यहाँ पर जैसे क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं इस पर डिटेल में क्या बताऊँ, मतलब आप बस इतना शुष्कता, इसके बाद है एरिडिटी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में बताऊंगा तो झूठ मूठ का 2-3 मिनट चला जाएगा और कोई मतलब नहीं है, आप जान ली। शायद आपके पेपर में ना कभी पूछा है और ना कभी पूछेगा, ठीक है। मतलब बताने को तो फिर मैं बताते चला जाऊँ, लेकिन कोई मतलब की बात यहाँ पर नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए भी ऐसे साथ इस क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। फिर जो है कल सुबह 8:30 बजे मिलेंगे इतिहास की क्लास में, और फिर 9:30 बजे आप लोग का सी सेट और 12:30 बजे आप लोग क्या मैप प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये टाइमिंग मत भूलना। और फिर भैया अगर देखो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये सब क्लासेज आपको नहीं मिलने वाली, तो सब्सक्राइब करो भैया, तभी ये सब क्लासेज आप देखोगे। परीक्षा नज़दीक आ रही है, जरूरी क्लासेज लाई जा रही है, महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं, फालतू की कोई भी नौटंकी और कोई भी ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं, ठीक है। केवल जो ज़रूरी है वही चीज़ें आप प्रश्न देखिए, इसीलिए उतना ही पढ़ाता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है और वही प्रश्न लाता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। फालतू की यहाँ पर मुझे ज़बरदस्ती की क्लासेज ला के आप लोग को परेशान नहीं करना है, ठीक है। ये मैं जानता हूँ क्योंकि अंतिम समय कितना महत्वपूर्ण है, इसे मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। इसी के साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं आप सभी लोगों से, बाय, गुड बाय। लाइक कर देना भैया, और हाँ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, जो कि फ्री है। अब फ्री चीज़ें भी तो मांग ही सकता हूँ ना। बाय बाय।